हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक्स को सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस कर देता है। अगर उसकी डेफिनेशन को हम एक बार समझें तो डेफिनेशन क्या कहती है? डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल नंबर दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक स्पेशल नंबर डिटरमाइन किया जाता है जिसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है विच रिड्यूस ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन ए सिंगल एलिमेंट। यानी कोई मैट्रिक्स जब किसी सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस हो जाती है तो उसे डिटर्मिनेंट कहा जाता है। डिटर्मिनेंट को मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर DET ऑफ ए या डेल से शो किया जाता है। ये नोटेशंस हैं। स्टूडेंट, एक खास बात और है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जो अंतर होता है, मैट्रिक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जो मैट्रिक्स है सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस हो जाती है, एक स्पेशल नंबर में रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो मैट्रिक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने पहले भी सीखा मोड से। चूंकि डिटर्मिनेंट को इस तरीके से शो किया जाता है, तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर A1 है, ये नंबर B1 है, एक नंबर A2 है और एक नंबर B2 है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने सीखा था कि A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ माइनस B1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर हम 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को देखें तो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर मान लीजिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है और मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन किया जाता है, यानी A1 इंटू, इसको छोड़ देते हैं, B2 C2 B3 C3 माइनस इस एलिमेंट के लिए किया जाता है। वैसे प्लस आता है, क्योंकि मैं रो कॉलम को चेंज नहीं करूंगा, अभी प्रॉपर्टीज में समझेंगे उसको। तो मैं इस एलिमेंट के लिए ओपन करता हूं B1, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से A2 A3 C2 C3 और प्लस इस एलिमेंट के लिए जब ओपन किया जाएगा C1, डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे, इसके लिए जब बचेगा तो फिर A2 A3 और B2 B3। कुछ इस तरीके से 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें 2 क्रॉस 2 का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसको इसके साथ करके हम सोल्व कर देते हैं। उसी तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा और उसी तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। 12th क्लास में आपने ये डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखा है। लेकिन अगर हमें 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तो इस तरीके से हमें कभी भी डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर फंक्शंस आ जाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझें तो उसकी प्रॉपर्टीज पर हम ज्यादा काम करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो एक बार उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसको एक बार देखते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या कहा है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। 3 मेरे पास रो हैं और 3 कॉलम है डिटरमिनेंट में। अगर मैं इस डिटरमिनेंट में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करूं तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। ईच रो इंटरचेंज इनटू ईच कॉलम। हर कॉलम को हर रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
मतलब अगर हम पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरे कॉलम और तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ चेंज करें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है कि ऑल जीरो प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसके अंदर सारी वैल्यू जीरो हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। या फिर हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए A2 B2 B1 C1 B2 C2 B3 C3, अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम जीरो हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही आती है। या फिर तीसरे तरीके से समझें, अगर कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हो जाएं तो फिर पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो के ही बराबर आती है। दिस इज ऑल जीरो प्रॉपर्टीज। हमने यहां 3 प्रॉपर्टी को समझा है। पहली प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के ही बराबर आती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, या फिर इसे हम रिपीटेशन भी कहते हैं। जैसा रिपीटेशन नाम रखा गया है सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टी काम कर रही है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो रिपीट कर गए हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 9 -1 एंड 5। ये जो दो कॉलम हैं ये रिपीट कर गए हैं। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों सेम है। अगर ये कॉलम सेम हो जाए या फिर कॉलम की जगह पे कोई दो रो सेम हो जाए तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो के बराबर ही आती है। इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन प्रॉपर्टी या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या फिर दो रो एक जैसे हो जाएं, भले ही किसी रो में किसी नंबर का मल्टीपल होने के बाद वो सेम हो, तो अगर दोनों सेम हो जाएं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो आती है। एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दूं, या फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ, दूसरी रो को पहली रो के साथ इंटरचेंज कर दूं, अगर कोई भी रो किसी दूसरी रो के साथ या कोई एक कॉलम किसी दूसरी कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है। मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूं, तो अगर मैं कॉलम को चेंज करूं तो A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। मैंने कॉलम को चेंज किया है, तो जैसे ही हम उसके एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो एक निगेटिव साइन का डिफरेंस आता है। या फिर हम ये कहें कि किसी एक रो को दूसरी रो के साथ अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो भी एक निगेटिव साइन का डिफरेंस आता है। दिस इज द स्विचिंग प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए मुझे इस डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे k का मल्टीप्लाई करना है, k कोई स्केलर है मेरे पास, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये जो नंबर है
या तो ये किसी एक रो में मल्टीपल होगा या तो किसी एक कॉलम में मल्टीपल होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हमें किसी मैट्रिक्स के अंदर करनी होती थी तो द एलिमेंट मल्टीपल इन ईच रो एंड ईच कॉलम, यानी एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। बट जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी एक रो में करते हैं, मतलब K_A_1, K_A_2, K_A_3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। जरूरी नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन आप फर्स्ट रो में ही करें, आप सेकंड में भी कर सकते थे, आप थर्ड में भी कर सकते थे, आप पहले कॉलम में भी कर सकते थे, आप दूसरे कॉलम में भी कर सकते थे, आप तीसरे कॉलम में भी कर सकते थे। आपको किसी एक कॉलम या किसी एक रो में उस स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है। या तो हम पहले डिटरमिनेंट निकालें, मल्टीप्लिकेशन करें, या उसका मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर लें, तो जो वैल्यू ये डिटरमिनेंट देता है वही वैल्यू ये डिटरमिनेंट भी देता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने अभी समझा स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। जब हमारे डिटरमिनेंट को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से है कि A1 प्लस B1 C1 D1, A2 प्लस B2 C2 D2, A3 प्लस B3 C3 D3। मान लीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। पहले डिटरमिनेंट के जो पहला कॉलम है उसके अंदर दो दो नंबर का सम चल रहा है। अगर हम अपने नंबर को दो नंबर के सम में या दो नंबर के डिफरेंस में, या तो फिर वो इसी फॉर्म में दिया गया है, अगर वो इस तरीके से दिया है तो अपने डिटरमिनेंट को दो पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं। तो किस तरीके से ब्रेकअप हो रहा है डिटरमिनेंट का एक बार देख लीजिए। A1 C1 D1, A2 C2 D2, A3 C3 D3 प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो इस तरीके से हम अपने डिटरमिनेंट को दो पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं। तो जो ये प्लस हो रहा था या फिर यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है किसी नंबर के साथ तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट इक्वल्स टू द वन डिटरमिनेंट, यानी दो डिटरमिनेंट का सम एक डिटरमिनेंट भी बन जाता है और एक डिटरमिनेंट को हम दो जगह ब्रेक भी कर सकते हैं। दिस इज द सम प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस मतलब क्या है? दिस इज द 7 नंबर प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस नंबर क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दिस इज द डिटरमिनेंट। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। मैं इस डिटरमिनेंट के, ये रो है R1, ये रो R2 है और ये तीसरी रो है R3। दिस इज द कॉलम C1 C2 C3। मैं इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता हूं, यानी यूज एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम रो और कॉलम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट में। यानी मैं इसको अगर किसी से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्शन करना चाहूं, या इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से इसमें से सब्ट्रैक्शन करना चाहूं या ऐड करना चाहूं, सेम प्रॉपर्टी अगर मैं कॉलम में यूज करना चाहूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वैल्यू तब भी सेम रहती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, यानी आप अपने डिटरमिनेंट में रो और कॉलम के साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जैसा मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा, जब मैट्रिक्स का बेसिक्स हमने सीखा है तो तभी हमने सीखा था। दो तरीके के मैट्रिक्स हुआ करती थी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो यहां पर जो डिटरमिनेंट है वो भी दो तरीके के हैं, एक अपर और एक लोअर। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से है A1 B1 C1, 0 A2 B2, 0 0 C3।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 और 0 0 C3 एक डिटरमिनेंट मेरे पास है। या फिर दूसरा डिटरमिनेंट एक और है, A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 C3। जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, नीचे के एलिमेंट जीरो हो। एक ट्रायंगल बनाए, इसमें भी जो मेन डायगोनल है नीचे के एलिमेंट जीरो हैं। ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये अपर ट्रायंगुलर है। अगर मान लीजिए मेरा डिटरमिनेंट इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आए तो केवल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी जो एलिमेंट डायगोनल में है केवल उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ऐसे डिटरमिनेंट को हमें ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आंसर A1 B2 C3 के बराबर आ जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट मेरे पास है, मैं उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो सबसे आसान तरीका है या तो मैं उसकी रो को ट्रायंगुलर फॉर्म में बदल दूं या फिर उसके कॉलम्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लूं। दोनों में से अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट को इन दोनों में से किसी एक में बना पाया तो जो मल्टीप्लिकेशन आनी है वो केवल डायगोनल के एलिमेंट से ही आ जाएगी। इसका मतलब जब भी हमें किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो तो ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जैकोबियन निकालने में, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रॉपर्टी का। तो अगर मुझे किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से बनाऊं कि मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि वैलिड है इसके अंदर, तो डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो बना लूं या फिर मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से या रो ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो बना लूं। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को रखूं तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं केवल उनका मल्टीप्लिकेशन ही डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आता है और वो मल्टीप्लिकेशन होगी A1 B2 C3। ऐसे हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व की जाती हैं, बहुत बड़ा रोल रखेगी ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। जनरली ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी है सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये ज्यादा प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को मैंने डेल एक्स से शो कर लिया है, दिस इज डेल एक्स, यानी एक्स का कोई फंक्शन है। वो किस तरीके से है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। 3x3 का एक डिटरमिनेंट है, हर रो के अंदर या हर कॉलम के अंदर एक्स का ही फंक्शन आया है। अगर मुझे इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो डी डेल एक्स का जो फंक्शन है अपॉन डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन होता है पहली रो का, दूसरी और तीसरी रो को एज इट इज रखा जाता है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन यहां आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहां आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहां आ जाएगा। यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स एज इट इज रहेंगे, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स भी एज इट इज रहेंगे। प्लस अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो दूसरी रो का होगा। दूसरी रो मेरे पास ये है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू डैश एक्स वी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। प्लस तीसरी बार में जो डिफरेंशिएशन होगा वो तीसरी रो का होगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स आर डैश एक्स। मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले मैंने पहली रो का किया है, दूसरी और तीसरी रो को एज इट इज रखा। दूसरे डिटरमिनेंट में हमने दूसरी रो का किया है, पहले और तीसरे रो को एज इट इज रखा, और तीसरी बार में हमने तीसरी रो का किया है,
पहली और दूसरी रो को हमने एज इट इज रखा, तीनों को प्लस किया। ऐसे हम किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने रो वाइज लगाई है, ऐसा नहीं है कि केवल रो वाइज लगाई जाती है, आप इस प्रॉपर्टी को कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यानी पहले आप पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करें, बाकी दो को एज इट इज रखें, दूसरी बार में दूसरे कॉलम का करें, पहले और तीसरे को एज इट इज रखें, और तीसरी बार में पहले और तीसरे को एज इट इज, पहले और दूसरे को एज इट इज रखें, तीसरे वाले रो का करें। यानी आप रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो इस प्रॉपर्टी से आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी प्रॉपर्टी है, क्या डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? यस, उसका डिफरेंशिएशन भी होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हम किसी डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मेरे पास x के फंक्शन के साथ एक डिटरमिनेंट है और वो डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से है कि fx, gx और hx, a, b, c, अल्फा, बीटा एंड गामा। fx, gx, hx are function of x, a, b, c are constant, अल्फा, बीटा, गामा आर कांस्टेंट। मुझे इस डिटरमिनेंट को इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेशन अगर इसका करना चाहता हूं डेल एक्स dx, तो कैसे करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स, और जो बाकी के मेरे रोज हैं उनको मैं एज इट इज लिख देता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल रो वाइज ही किया जाता है, ये इंटीग्रेशन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फंक्शंस मेरे पहले रो में थे तो मैंने उन्हीं को इंटीग्रेट कर दिया है, और बाकी सब मेरे कांस्टेंट हैं उनको मैंने एज इट इज रख दिया है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए ये इंटीग्रेशन मुझे किसी लिमिट के साथ करना है, मान लीजिए मेरे पास एक लिमिट है, एक लिमिट मेरे पास है a से b, तो मैं a से b लिमिट भी दे देता हूं। अगर मैं लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो ये इंटीग्रेशन लिमिट के साथ भी किया जाता है। अलग अलग तीनों इंटीग्रेशन करके लाऊंगा, डिटरमिनेंट के अंदर रखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो ऐसे करके मैं इस डिटरमिनेंट को निकाल सकता हूं। दिस इज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 है फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसमें से जो x माइनस अल्फा होगा इज द फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। यानी कि अगर कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसमें जो कोई फैक्टर होता है, जो कॉमन रहता है, वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। और जब अल्फा x माइनस अल्फा बराबर 0 होगा, उसका फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू अल्फा के बराबर हो जाता है। यानी हम समझें तो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आई तो फैक्टर 0 के बराबर होता है, और अगर कोई फैक्टर 0 के बराबर हो गया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि एक कॉलम या किसी एक रो में सारे फैक्टर 0 होने का मतलब है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको समझ सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 12, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी अगर मेरे पास a और b कोई दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई है, अगर मुझे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट निकालना है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दो मैट्रिक्स मेरे पास है, दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल दूं और बाद में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, दोनों वैल्यू बराबर ही आती है। क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने में समय ज्यादा लगता है, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, a और b दोनों से अलग अलग डिटरमिनेंट निकालें, दोनों के डिटरमिनेंट का सम कर मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस डिटरमिनेंट के बराबर ही आता है। तो स्टूडेंट, मैंने जो आपके सामने 12 प्रॉपर्टी रखी है, डिटरमिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो इनका एक रोल रहेगा। तो आप ये प्रॉपर्टी लगा करके अपनी प्रॉब्लम को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।